नमस्कार दोस्तों आज की कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ सुना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है सिंधे जी की। रात के 3 बज चुके हैं, तभी साथी पार्टनर आवाज़ लगाता है, छुट्टी का टाइम हो गया सिंधे, क्या सारी रात यहीं मगजमारी करेगा? जा घर जा, बीवी बच्चे तेरा राह देख रहे होंगे। सिंधे साथी की आवाज़ सुनकर हंस देता है और पेपर की डिलीवरी के लिए पैकिंग करने में लग जाता है। साथी बोलता है, ये लड़के लोग का काम है रे सिंधे, तू अभी नया नया मुंबई में आया ना, शुरू में इतनी चमनगिरी का नहीं करने का, जो काम मिला है उसको करने का और अपना काम करके सीधा निकलने का। और यही बोलते बोलते सिंधु अपने साथी के साथ प्रेस से बाहर निकल जाता है। सिंधे मुंबई में अभी नया नया है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। 3 बच्चे हैं बेचारे के। बड़ी बेटी का नाम मुनिया है जो कि 14 साल की है, बाकी 2 लड़के, एक 12 साल का सुदीप और एक 3 साल का छोटू। पैसों की कमी के चलते सिंधे अपनी परिवार के लिए बोरीवली में फ्लैट ना ले पाया था। उसे दहिसर के स्लम एरिया में एक घर किराए पर कम दाम में मिल गया था। सब कहते थे उसमें भूत है, मगर सिंधे पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत पर तनिक भी विश्वास नहीं था। घर बड़ा नहीं था, बस 2 कमरे थे, उसी में खाना पीना रहना सोना सब हो जाता था। कुल मिला के एक परिवार के रहने के लिए पर्याप्त था। बस प्रॉब्लम एक थी कि बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था। सिंधे और उसकी पत्नी के लिए यह बेहद समस्या थी, जिसके चलते कई रात उन्हें जाग कर काटनी पड़ती थी और बच्चों के लिए छत से पानी टपकना मनोरंजन का पर्याय बन गया था। जहाँ भी पानी टपकता बच्चे फौरन पतीला लेकर भरने पहुँच जाते। किसी तरह दिन कट रहे थे। एक दिन बच्चे घर में अकेले थे, तभी अचानक गैस चूल्हा अपने आप जलने लग जाता है। मुनिया डर जाती है, मगर सुदीप को मज़ा आता है। वो छोटू के साथ बैठकर हंसने लगता है। तभी सिंधे की पत्नी बाजार से आ जाती हैं। वो गैस चूल्हा जलता हुआ देखकर मुनिया को डांट लगाती हैं और कहती हैं, तू तो बड़ी है ना, गैस चालू करके बैठी है, देखती नहीं घर का खर्चा कितना मुश्किल से चलता है। मुनिया कहती है, आई मैंने कुछ नहीं किया, गैस अपने आप चालू हो गई थी। तभी सिंधे की पत्नी एक झापड़ मुनिया के गाल पर जड़ देती है और कहती है, एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस भी करती है। मार पड़ते ही मुनिया चुपचाप सिसक कर रोने लगती है और एक कोने में दुबक जाती है। इसके बाद सिंधे की पत्नी दूसरे कमरे में काम में लग जाती है। तभी बाजू वाले कमरे से सुदीप के हंसने की आवाज़ आती है। वो आकर देखती है, मगर ये क्या, गैस फिर से जलने लगती है। मुनिया कोने में बैठी अभी भी रो रही है। सुदीप छोटू को खिलाता हुआ हंस रहा है। सिंधे की पत्नी दौड़कर गैस चूल्हे की बटन बंद करती है और मुनिया को कहती है, तुझे शर्म नहीं आती, इतनी पिटाई के बाद भी तूने गैस चालू कर दी। सुदीप बोलता है, दीदी ने कुछ नहीं किया, चूल्हा तो रोज़ अपने आप जलता है और हमें मज़ा आता है। बच्चों की बात सुनकर सिंधे की पत्नी हैरान रह जाती हैं। इस घटना का जिक्र वो अपने पति से करती हैं और कहती हैं, सुनते हो जी मुनिया के पापा, घर में भूत है, आज गैस चूल्हा अपने आप चालू हो गया था। सिंधु कहता है, कोई भूत वूत ना है, सब मन का वहम है, और बत्तियाँ बुझाकर सबको सुला देता है। अभी सिंधे की आंखें ढंग से लगी ही ना थी। उसे ऐसा लगता है कि कोई शख्स उसके बाजू में लेटा है। वो पीछे तरफ देखता है, मगर कोई नहीं दिखता। वो एक बार सीधा लेट जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। वो उलट कर बैठ जाता है। बच्चे और पत्नी को सही सलामत देखकर सिंधे चैन की सांस लेता है। मटके से पानी निकाल कर पीता है। तभी बाजू वाले कमरे से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खाना बना रहा हो। वो दौड़कर लाइट ऑन करता है और देखता है कि जूठे बर्तनों पर चूहों ने दौड़ लगा रखी थी। सिंधे को देखकर वो खुद में खुद भाग जाते हैं। लाइट साफ करके सिंधे फिर वापस आकर सो जाता है। शाम का वक्त है, बच्चे खेलकर घर आ चुके हैं। सिंधे की पत्नी घर का काम में लगी है। सिंधे को प्रेस जाने की जल्दी है। वो अपना टिफ़िन लेकर साइकिल से प्रेस की तरफ निकल जाता है। दीवार से चिपक कर सुदीप किसी से बातें कर रहा है। पास में बैठी मुनिया पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। अचानक सुदीप तेज तेज बातें करने लगता है और फिर अचानक ही दहाड़ मार कर रोने लगता है। सुदीप के रोने की आवाज़ सुनकर सिंधे की पत्नी रूम में आती हैं और मुनिया को डांटते हुए कहती हैं, तूने क्यों मारा इसे? सुदीप को कहती है, जब नहीं पड़ती तेरी दीदी के साथ तो अलग अलग काहे नहीं बैठते हो? और मुनिया की चुटिया पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती हैं। मुनिया कहती है, आई मैंने नहीं मारा। सिंधे की पत्नी कहती हैं, तुमने नहीं मारा तो क्या इसे भूत मारा है? और जैसे अंदर के कमरे में जाती है, गैस चूल्हा जलने लगता है। वो लपक कर गैस बंद करती हैं। तभी दूसरे कमरे से एक बार फिर सुदीप के रोने की आवाज़ आती है। वो एक बार फिर दूसरे कमरे में जाती है। सुदीप के गाल पर पड़े पंजे का निशान देखकर वो दंग रह जाती है और चीखती हुई अपने बच्चों को लेकर कमरे से बाहर निकल जाती हैं।
सुबह जब सिंधे घर आता है तो बीबी बच्चों को घर के बाहर बैठा हुआ देखता है और हैरान रह जाता है। घटना को जानने के बाद उन्हें समझा बुझाकर घर के अंदर ले जाता है। अब रात के 10 बज चुके हैं। सिंधे अपना टिफिन लेकर प्रेस जा चुका है। सिंधे की पत्नी बच्चों के साथ आराम कर रही हैं। तकरीबन रात के 12 बजे सुदीप की आंख खुलती है तो देखता है माँ उसके बाजू में नहीं है। तभी उसकी नज़र दीवार पर बने रैक पर पड़ती है जहाँ सिंधे की पत्नी लेटी हुई नजर आती है। माँ को इतनी ऊंचाई पर लेटा देखकर सुदीप हैरानी में पड़ जाता है। इतनी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के लेट पाना नामुमकिन था। सुदीप की आवाज़ सुनकर मुनिया भी डर जाती है। वो भी माँ को रैक पर लेटा हुआ देखकर हैरान रह जाती है। डर के मारे छोटू और सुदीप को साथ लेकर घर के बाहर भाग जाती है। आज बच्चों की रात बाहर गुजरने वाली थी। तभी पड़ोस के अंकल की नज़र घर के बाहर बैठे बच्चों पर पड़ती है। वो बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। सिंधे की पत्नी नीचे बिस्तर पर सो रही थी। माँ को बिस्तर पर लेटर देख बच्चों की जान में जान आती है। वो एक बार फिर माँ के बाजू में आकर सो जाते हैं और जब सुबह सिंधे की बच्चों से मुलाकात होती है तब सारी बातें बारी बारी से बताते हैं और बोलते हैं, बापू कल रात आई रैंक पर सोई थी। सिंधे बच्चों की बात सुनकर हंस देता है और कहता है, हाँ तेरी माँ बंदरिया है, कहीं भी चढ़ सकती है। सुदीप हंसता हुआ कहता है, सच्ची बापू? सिंधे कहता है, हाँ पगले क्यों नहीं। शाम का वक्त है, प्रेस की आज छुट्टी है, इसलिए सिंधे भी आज अपने परिवार के साथ ही खाना खाने बैठता है। थोड़ी देर में सिंधे की पत्नी खाना परोसना शुरू करती है। जितने बर्तन खाली होते हैं सब एक एक करके पहले पतीला, फिर कुकर, फिर कढ़ाई, फिर तवा ववा सब हवा में उड़ने लगते हैं। बर्तनों को हवा में उड़ते देख सिंधे भी डर जाता है। तभी अंदर कमरे से किसी औरत के चीखने की भयानक आवाज़ आने लगती है। सिंधे बीवी बच्चों के समेत घर से बाहर निकल जाता है और अपने पड़ोसियों को यह घटना बताता है और मदद की गुहार लगाता है। एक पड़ोसी बताता है, सिंधे साहब आप इस मकान में ना रहें, ये मकान बुता है, इसलिए तुम्हें कम दाम में मिल गया था। हम लोग पहले से हैं इस मोहल्ले में, करीब 10 साल से यह मकान खाली था। इससे पहले भी जितने लोग आए ना सब मर चुके हैं या फिर पागल होकर कहीं भाग गए। तुम पर किसी देव की कृपा है जो तुम अभी तक जिंदा हो। सिंधे कहता है, तो मैं क्या करूँ अब? पड़ोसी बोलता है, भूरा तांत्रिक है, वो भूत प्रेत भगाता है, जाओ उसी के पास। सिंधे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता, मगर हाल ही में हुई अप्रिय घटनाओं ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था और ना चाहकर भी उसे भूरा तांत्रिक के पास जाना पड़ता है। भूरा तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयुक्त होने वाली तमाम सामग्री की लिस्ट सिंधे को थमा देता है, जिसे सिंधे बाजार से खरीद कर रख लेता है। दूसरे दिन भूरा तांत्रिक अपने ताल तंबूरे के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाता है और तंत्र मंत्र का सारा झाम ताम फैलाकर बैठ जाता है। सभी को आदेश देता है कि आप सब घर के बाहर चले जाएं। सभी घर के बाहर चले जाते हैं। इसी के साथ भूरा तांत्रिक घर में कुंडी लगा लेता है और तंत्र सांधना में लग जाता है। लगभग 5 मिनट के बाद भूरा तांत्रिक घर का दरवाज़ा खोलता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि भीड़ की झुंड ने उसकी लात घूंसों से बेदम पिटाई की है। भूरा तांत्रिक अपना सामान समेटता हुआ भागता है। सभी उसे रोकने के प्रयास करते हैं लेकिन कोई नहीं रोक पाता और पूछते हैं, तांत्रिक बाबा क्या हुआ, क्यों तुम दबाकर भाग रहे हो? वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। सभी उसके पीछे लग जाते हैं और आखिरकार वो जाकर अपनी कुटिया में रुक जाता है। एक लोटा ठंडा पानी पीने के बाद बताता है, तुम्हारे घर में बहुत बड़ा भूत है, जिसे भगा पाना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो बच गया, तुम्हें उस घर से फौरन निकल जाओ वरना जान से मारे जाओगे। और हाँ, ये लो तुम्हारे खर्चे का पैसा, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें जान का खतरा हो। भूरा तांत्रिक की प्रतिक्रिया देखकर सिंधे भी डर जाता है। तभी सिंधे का दोस्त उसे कहता है, तू चिंता मत कर, मेरी नासिक के एक बड़े तांत्रिक से जान पहचान है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं सब उसके चेले हैं। उनके फिल्मों की मुहूर्त, रिलीजिंग डेट वही निर्धारित करते हैं। सिंधे कहता है, यार मुझे पता है, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। सिंधे का दोस्त बोलता है, तू टेंशन ना ले, अपने प्रेस का जो मालिक है ना तावड़े, वो भी उसी का चेला है। तू चल मेरे साथ कल नासिक, मसान बाबा को आपन तेरे को बताएगा क्या प्रॉब्लम है, वो बिना पैसों के भी तेरा काम कर देंगे। दूसरे ही दिन सिंधे अपने मित्र के साथ नासिक के लिए रवाना हो जाता है और मसान बाबा को अपनी परेशानियों से अवगत करवाता है। सिंधे की समस्या सुनकर मसान बाबा कहते हैं, जा बच्चा, बाबा तेरा काम फ्री में करेगा। ये भूत को भगाना बाबा का अस्तित्व की बात बन गया है। अब या तो भूत रहेगा या तो बाबा। और दूसरे दिन बाबा अपने चेलों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं और सिंधे के घर में डेरा डाल देते हैं। तंत्र साधना में लग जाते हैं। रात का वक्त आता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद मसान बाबा भूतों को वश में करते हैं और सिंधे और उसकी पत्नी को घर के अंदर बुलवाते हैं और वश में किए गए भूतों से बात भी करते हैं। एक चुड़ैल बोलती है, मुझे जिंदा जला दिया गया था इस घर में,
मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरे सास ससुर दहेज मांग रहे थे। मेरे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज दे सके, जिसके चलते मेरे सास ससुर और पति ने मुझ पर तेल डालकर आग लगा दी और मैं मर गई। इन भूतों में एक बच्ची भी थी जिसे उसकी लड़की होने की वजह से मार डाला गया था। सभी की कहानियाँ दर्द भरी थी। सभी भूतों की दास्तान सुनने के बाद मसान बाबा कहते हैं, तुम सबको घर से जाना पड़ेगा, खाली कर दो घर को। भूत पहले हंसते हैं, फिर बिना जवाब दिए वहाँ से भाग जाते हैं। मसान बाबा कहते हैं, सिंधे तू परेशान मत हो, अगली पूर्णमासी की रात को मैं इन सब की व्यवस्था करवा दूंगा, क्योंकि पूर्णमासी की रात को भूत प्रेत सब अपने स्वभाव में रहते हैं। तांत्रिक शक्तियाँ भी ताकतवर रहती हैं, जिससे भूत प्रेत को वश करना भी आसान हो जाता है। इतना कहकर मसान बाबा वापस नासिक के लिए रवाना हो जाते हैं। मसान बाबा के जाने के बाद सिंधे की वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो जाती। रात का वक्त है, तकरीबन 3 बज चुके हैं। सिंधे अपनी साइकिल से घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसने दहिसर चेक नाका क्रॉस ही किया था कि पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है और स्ट्रीट लाइट जलने बुझने लगती है और वो सिंधे से पूछती है, खैनी है क्या तेरे पास? सिंधे कुछ नहीं बोलता और साइकिल की रफ्तार तेज बढ़ा देता है। दूसरी रात भी सिंधे प्रेस से लौट रहा था। तब ठीक उसी जगह पर वही औरत फिर से मिलती है और आज फिर से सिंधे से खैनी मांगती है। आज सिंधे अपनी साइकिल की रफ्तार तेज कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कोई पागल बुढ़िया है जो हर रोज उसे खैनी मांगती फिरती है। इसी तरह रोज का क्रम बन जाता है। दिन गुजरने लगते हैं और आखिरकार पूर्णमासी की रात भी आ जाती है। मसान बाबा आज पूरे घर में साज सामान के साथ बैठ चुके हैं। घर को चारों तरफ से मंत्रोच्चारण द्वारा शुद्ध किए गए चांदी की तार से बांध दिया जाता है और देर रात के यज्ञ अनुष्ठान के बाद मसान बाबा भूतों को वश करके वहीं दफना देते हैं और सिंधे को कहते हैं, अब भूतों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इन मंत्रों की शक्तियों से बांध दिया है और आप आराम से इस घर में रह सकते हो। सिंधे मसान बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। मसान बाबा उसे उठाते हैं और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सिंधे आराम से ऑफिस जाता है और अपना काम खत्म करके जब रात के 3 बजे वापस लौट रहा होता है, तब वही दहिसर नाका चौराहे पर एक बुढ़िया जर्जर हालत में मिलती है। सिंधे समझ जाता है कि ये फिर खैनी मांगेगी। बुढ़िया फिर खैनी मांगती है। सिंधे कोई जवाब नहीं देता और साइकिल की रफ्तार तेज कर देता है। तभी बुढ़िया अचानक से साइकिल के बाजू में आ जाती है। वो हवा में उड़ रही थी। उसके पाँव के पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। सिंधे डर जाता है। बुढ़िया एक ही झटके में सिंधे को साइकिल समेत उठाकर दूर फेंक देती है। सिंधे की साइकिल आसमान में 20 मीटर ऊपर उठ जाती है। बुढ़िया भरी आवाज़ में सिंधे से कहती है, मुझे मेरे घर से निकालेगा तू? तेरे बाप का घर नहीं है। मेरे होते हुए मेरे घर पर कब्जा नहीं कर सकता। मैं मालकिन हूँ। इतना कहकर काले धुएं के साथ आसमान में गायब हो जाती है। सिंधे हड़बड़ाहट से साइकिल उठाता है और सीधा घर की तरफ प्रस्थान कर जाता है। घर पहुँचते ही बीबी को कहता है, सामान बांध, मुझे एक पल नहीं रहना इस घर में, और अपना सामान बांधकर रात को ही घर खाली कर देता है और वहीं प्रेस के पास बोरीवली में शिफ्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।